Hi everyone, I hope all of you are doing well. So today we are going to continue the lecture series of natural products or biomolecules. Alright, in previous lectures we have studied about amino acids, which are the building blocks of proteins or the smallest unit of proteins. After that we have studied about peptides. Now today we are going to continue this lecture series with carbohydrates, that is sugar chemistry. Okay, so basic सा हमारे पास ये टॉपिक है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है बिकॉज बीएससी लेवल से हम करते आ रहे हैं. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती हैं, उसकी क्लासिफिकेशन, उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, साइक्लिक उसकी रिएक्शंस, ये सब प्रॉपर्टीज़ हमारे पास इस और कुछ टेस्ट उसको डिटेक्ट करने के लिए, है ना, ये सब चीज़ें हमारे आज के टॉपिक में रहेंगी. सो स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन के साथ कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास होते क्या है. डेफिनेशन से पहले एक चीज़ और भी है कि कार्बोहाइड्रेट्स, इसका नॉमेनक्लेचर रखा कैसे गया. सो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन जो होते हैं, कार्बन के हाइड्रेट्स जो होते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है. तो जैसे जो इसका बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग ये नाम बिल्कुल सही बैठता है. ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हैं क्या. दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स. पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स मीन्स बहुत सारे OH ग्रुप हैं और फंक्शनल ग्रुप एक एल्डिहाइड प्रेजेंट है, लाइक डी ग्लूकोज. अगर डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखोगे तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को बिलोंग करता है. बट कुछ हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी हैं, यानी उसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन प्रेजेंट होगा हाइड्रोक्सी के साथ, जैसे एग्जांपल डी फ्रक्टोज का. और हमारे पास ये दो कैटेगरीज ही नहीं है, इसके अलावा एक और कैटेगरी भी है कि ऐसे हमारे पास लार्ज कंपाउंड जिन्हें हम हाइड्रोलाइज करें तो वो जब फ्रेगमेंट होंगे तो फ्रेगमेंट होके या तो हमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं. सो डेफिनेशन क्या कहती है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर दोज मॉलिक्यूल्स विच आर हैविंग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और polyhydroxy ketone or some such type of compounds which can give polyhydroxyaldehyde or polyhydroxy ketone on hydrolysis. जैसे इसमें आपके पास एग्जांपल आप स्टार्च का या सुक्रोज का ऐसे लार्ज टाइप के मॉलिक्यूल्स का दे सकते हो. ठीक है, वो लार्ज टाइप के क्यों मैं बोल रही हूँ वो आपको बाद में पता चल जाएगा. सो ये सारी ही कैटेगरी हमारे पास किसके अंडर बिलोंग करती है, कार्बोहाइड्रेट्स के. कार्बोहाइड्रेट्स का तो हमें पता चल गया कि अब हम क्या क्या चीज़ इसमें देखने वाले हैं. बट अब बात करेंगे हम इसकी क्लासिफिकेशन की कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास कितने टाइप के होते हैं और किस किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती है. ओके, सो एक चीज़ वैसे मैंने अभी जो डिस्कस करी थी आपके साथ कि दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, तो वो बेसिकली बहुत पहले की बात है. और वो क्यों कहा था, बिकॉज इसका जनरल फार्मूला CxH2O ये रहता था कि CX कार्बन, H2O मतलब वाटर. तो कार्बन के हाइड्रेट्स को हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते थे. जैसे हमारे पास अगर ग्लूकोज का देखें C6H12O6, तो उसके हिसाब से तो ये सही बैठता है. बट बहुत सारे फिर धीरे धीरे कंपाउंड्स आए जो इस कैटेगरी को बिलोंग कर रहे थे, बट स्टिल दे वर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स और दे वर नॉट द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. मतलब इस फॉर्मूले में तो फिट बैठ रहे थे लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं थे एक्चुअल में. दैट्स वाई इस बात को बहुत ज़्यादा फर्दर लेके नहीं गए या बहुत डीपली इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया. बट ये स्कीम मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही थी कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्यों कह रहे थे, तो वो मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ से आइडिया दे दिया. ठीक है, नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट कैटेगरी है वो हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस बिहेवियर, कि हाइड्रोलिसिस बिहेवियर के बेसिस पे तीन कैटेगरीज हमारे पास देखने को मिलती हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, या तीन क्लासेस देखने को मिलती हैं. ठीक है, फर्स्ट आपके पास है मोनोसेकेराइड, सेकेंड आपके पास है ओलिगोसेकेराइड्स एंड थर्ड वन है आपके पास पॉलीसेकेराइड्स. अब ये हमारे पास हाइड्रोलिसिस बिहेवियर किस तरीके से अलग अलग शो करते हैं. जो ये मोनोसेकेराइड है ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है, सबसे छोटी फॉर्म है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है. जैसे आपको अमीनो एसिड्स के बारे में बताया गया कि प्रोटीन्स की वो सबसे छोटी यूनिट है जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होती. एग्जैक्टली मोनोसेकेराइड्स सिंपलेस्ट फॉर्म है एंड कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड. इससे ज़्यादा इसे हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता. तो जो भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो
फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, वो अपनी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट हैं, वो आते हैं हमारे पास कौन सी कैटेगरी के अंडर, मोनोसेकेराइड्स के अंडर। जैसे आपके पास एग्जांपल है डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, डी मैनोज, ठीक है, ऐसे ये कुछ एग्जांपल हैं। ग्लूकोज हो गया, मैनोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, मोनोसेकेराइड्स हैं, ठीक है। इन्हें फर्दर तोड़ के कुछ और नहीं बनाया जा सकता, इन्हें फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। देन सेकेंड कैटेगरी विच इज़ ओलिगोसेकेराइड्स। तो ओलिगोसेकेराइड्स हमारे पास क्या कहते हैं कि जब इनकी हाइड्रोलिसिस हो, कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू 2 to 10 मोनोसेकेराइड सब यूनिट्स। मोनोसेकेराइड सब यूनिट्स, इसका क्या मतलब है कि ओलिगोसेकेराइड्स हमारे पास एक्चुअल में ऐसे सेकेराइड्स है या कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो 2 से लेके 10 तक मोनोसेकेराइड से मिलके बने होते हैं। यानी इस ओलिगोसेकेराइड को फर्दर आप कैटेगराइज कर सकते हो डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड्स, इस तरीके से। जो डाई होगा उसमें 2 मोनोसेकेराइड जुड़े होंगे, ट्राई में 3 जुड़े होंगे, टेट्रा में 4 जुड़े होंगे। सो मैक्सिमम नंबर 2 to 10। अगर मोनोसेकेराइड्स आपस में जुड़ के कोई कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं तो वो ओलिगोसेकेराइड्स की कैटेगरी में आता है। दैट्स वाई जब उसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो जब वो ब्रेक होगा तो ब्रेक 2 to 10 मोनोसेकेराइड सब यूनिट्स में हो सकता है हमारे पास, ठीक है। यानी अब जब ये ब्रेक होगा तो डाइसेकेराइड, ये सपोज सबसे छोटा इसमें डाइसेकेराइड है ना, तो डाइसेकेराइड जब हमारे पास फ्रैगमेंट होगा तो उससे 2 मोनोसेकेराइड मिलेंगे। ट्राइसेकेराइड जब हमारे पास हाइड्रोलाइज होगा, फ्रैगमेंट होगा, तो उससे 3 मोनोसेकेराइड्स मिलेंगे। दैट्स वाई ओलिगोसेकेराइड सेकेंड कैटेगरी है जिसमें हमारे पास हाइड्रोलिसिस होती है, बट कितने फ्रैगमेंट्स, मिनिमम 2 मैक्सिमम 10। अब लास्ट वन पॉलीसेकेराइड, तो ये चीज़ तो अब आपको क्लियर हो ही गई होगी। ये सिंगल जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता है, ये 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलके बना है तो हाइड्रोलाइज हो सकता है। एंड पॉलीसेकेराइड आपके पास जो हाइड्रोलाइज हो सकता है, बट हाइड्रोलाइज जब होगा तो इससे मोनोसेकेराइड यूनिट्स बहुत सारी मिलेंगी। कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू many monosaccharides, can be hydrolyzed into many monosaccharide units या molecules कह सकते हो। तो बिल्कुल सिंपल बात है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इस क्लासिफिकेशन में। मोनो मतलब सिंगल, ओलिगो मतलब 2 to 10 एंड पोली मीन्स 10 से ज़्यादा, मल्टीपल, बहुत सारे मोनोसेकेराइड से मिलके बना है। तो जब भी उसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो ऑब्वियसली बात है वो बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स की यूनिट्स में फ्रेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो जो आपके पास ओलिगोसेकेराइड्स हैं उसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हो डाइसेकेराइड्स के। लैक्टोस हो गया, मेल्टोस हो गया, सुक्रोस हो गया, ठीक है, ये हमारे पास डाइसेकेराइड्स के एग्जाम्पल हैं। अब पॉलीसेकेराइड में अगर हमें बात करनी है तो इसमें हमारे पास स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, एमाइलोज हो गया, एमाइलोपेक्टिन हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे पास हाइड्रोलिसिस के बिहेवियर के बेसिस पे बताता है कि अगर कोई हाइड्रोलाइज नहीं होता फर्दर तो मोनो, अगर हाइड्रोलाइज होकर 2 to 10 यूनिट्स देता है मोनोसेकेराइड की तो ओलिगो, अगर आपके पास मल्टीपल यूनिट्स देता है हाइड्रोलाइज होने पे मोनोसेकेराइड्स की तो पॉलीसेकेराइड। अब ये तो बात हमारे पास है हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे, बट एक और क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलती है विच इज़ बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, तो नेक्स्ट अब आपके पास क्लासिफिकेशन की कैटेगरी रहेगी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे क्या देखा जाता है, सेकेंड कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कि अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप पे बताना है तो देर आर 2 कैटेगरीज, एल्डोज एंड कीटोज। एल्डोज कौन, जिसमें
ALD वर्ड यूज़ किया जा रहा है फॉर एल्डिहाइड एंड ओज वर्ड यूज़ किया जा रहा है फॉर शुगर। कीटोज में आपके पास कीट वर्ड यूज़ किया जा रहा है फॉर कीटोन, ओज वर्ड यूज़ किया जा रहा है फॉर शुगर। यानी फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे ये हमारे पास बता रहा है कि अगर कोई कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं, ऐसी शुगर है जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो वो आपके पास आता है अंडर एल्डोज कैटेगरी, फॉर एग्जांपल डी ग्लूकोज। और वैसे ही कोई कार्बोहाइड्रेट है जिसमें हमारे पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो वो हमारे पास आता है किस कैटेगरी में, कीटोज में, फॉर एग्जांपल डी फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। अब इसके बाद कार्बन एटम कितने प्रेजेंट हैं, कार्बन एटम कितने प्रेजेंट हैं पूरे शुगर में, उसके बेसिस पे भी एक अलग क्लासिफिकेशन दी गई है, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये हमारे पास कैसे कि सपोज आपके पास कोई शुगर है जिसमें 3 कार्बन एटम्स है, ठीक है, तो उसे कहेंगे ट्राईओज, ओज वर्ड फॉर शुगर, ट्राई फॉर 3, है ना। देन अगर आपके पास 4 कार्बन है देन टेट्रोज, अगर आपके पास 5 कार्बन है देन पेंटोज, 6 कार्बन है हेक्सोज। तो इस तरीके से एक और अलग क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिला कार्बोहाइड्रेट्स में। तो अभी तक हम जो क्लासिफिकेशन है ओवरऑल कितने टाइप का पढ़ चुके, 3 टाइप का। पहला हमारे पास टाइप था ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस बिहेवियर, कि हाइड्रोलिसिस कैसे होती है नहीं होती है, और अगर होती है तो क्या प्रोडक्ट मिलता है, वो हमारे पास फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी। आफ्टर दैट हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड है तो एल्डोज, कीटोन है तो कीटोज, और अगर हमारे पास कार्बन नंबर कितने हैं उस पूरे शुगर में, ठीक है, उस पे काउंट करें तो वो भी एक अलग क्लासिफिकेशन है। मतलब चाहे वहाँ पे कैसे भी रिप्रेजेंट करें, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, या ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस बिहेवियर, आपको पता होना चाहिए कि किस शुगर की बात कर रहा है या किस कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा है। तो 3 कार्बन तो ट्राइओज, 4 टेट्रोज, 5 पेंटोज, 6 तो हेक्सोज। इस तरीके से भी नॉमेनक्लेचर कार्बोहाइड्रेट्स को दिया जा सकता है। नेक्स्ट जो अब हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है वो क्या है कि कुछ हेक्सोज शुगर के स्ट्रक्चर्स कैसे डिराइव किए जाते हैं वो हमें सीखना है। ठीक है, बहुत सिंपल ट्रिक है। यहाँ से आपके पास कोई भी शुगर का स्ट्रक्चर पूछ लिया जाए, अगर आपको ये चीज़, ये ट्रिक आती है तो आप किसी का भी स्ट्रक्चर आसानी से बता सकते हो। ठीक है, हेक्सोज तक की बात कर रहे हैं। देखो स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से, क्योंकि ये शुगर्स की मानी जाती है स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ शुगर्स। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना कि हम यहाँ पे DL ये जो बात कर रहे हैं, दिस इज़ नोमेनक्लेचर। जैसे RS है वैसे DL नोमेनक्लेचर है जो फिशर रिप्रेजेंटेशन में देखने को मिलता है। और अगर मैंने D वाले फॉर्म से स्टार्ट किया है तो मेरे पास सारे जो भी बन के आएंगे वो D ही बन के आएंगे। और वो कैसे पता चलता है कि अगर ये OH जो मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल सेकंड लास्ट कार्बन पे, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, तो सेकंड लास्ट कार्बन पे हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, सब जगह ये जो हमारे पास ये सेकंड लास्ट कार्बन है, इस पे अगर OH राइट साइड है तो D, अगर OH लेफ्ट साइड है तो L। दैट्स वाई इन सब में देखो आपके पास जो लास्ट वाला OH है वो सब कहाँ है, राइट साइड। ये तो D से शुरू किया तो D वाले ही बनेंगे। अब ये बन कैसे रहे हैं, देखो करना क्या है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से हमने पहले इसे 2 में, 1 से 2 में डिवाइड किया। जितना डी ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर था हमने उतना लिखा, ठीक है, बस एक एक्स्ट्रा कार्बन के लिए बॉन्ड बना दिया। यहाँ पे भी वैसे ही किया, मतलब ये HOH CH2OH वैसे लिख दिया और CHO ऊपर लिख दिया, इसके बीच एक कार्बन रख दिया। ठीक है, मतलब आप कुछ इस तरीके से इसे देख सकते हो, ऐसा करना है। ठीक है, तो इसमें क्या किया आपने कि ग्लिसरॉल्डिहाइड का पूरा स्ट्रक्चर वैसे लिख दिया, बस CHO के पास एक कार्बन के लिए और जगह बना दी। तो जो ये आप फर्स्ट यहाँ पे कर रहे हो ना इरिथ्रोज में, उसमें OH आपने राइट साइड रखना है, जो थ्रियोज बनेगा उसमें OH आपने ये लेफ्ट साइड रखना है। बन गए डी इरिथ्रोज और डी थ्रियोज। अब डी इरिथ्रोज से भी आगे 2 बनेंगे, डी थ्रियोज से भी आगे 2 बनेंगे। उसके लिए क्या करना है, वही बात
कि जब डी इरिथ्रोज से बना रहे हो तो डी इरिथ्रोज वाला पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो, बस CHO के पास एक एक्स्ट्रा कार्बन रख लो, जो सबसे ऊपर आ रहा है उसमें OH राइट साइड रखो और जो उसके बाद आ रहा है उसको OH लेफ्ट साइड रखो। तो ये आपके पास डी इरिथ्रोज से क्या क्या बना, डी राइबोज और डी अरेबिनोज। राइबोज में ये OH राइट साइड होता है, अरेबिनोज में ये OH लेफ्ट साइड होता है। वैसे आपने डी थ्रियोज से बनाया क्या, डी जाइलोज और डी लाइजोज। तो इसमें भी मैंने पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे का वैसे बना दिया था, ठीक है, जितना मेरे पास थ्रियोज का था, बस CHO के पास एक कार्बन एक्स्ट्रा रखा था। तो इसमें जो टॉप वाला है उसका OH राइट साइड, जो डाउन वाला है उसका OH लेफ्ट साइड। तो जिसका राइट साइड रहता है वो हमारे पास जाइलोज होता है, जिसका लेफ्ट साइड रहता है वो लाइजोज होता है। अब इसके आगे भी हर एक आपके पास देखो, यहाँ पे क्या था, ट्राइओज, फिर टेट्रोज, फिर पेंटोज, और पेंटोज से बन रहे हैं हेक्सोज। तो हर एक से दो दो बन के आएंगे। वो बनेंगे क्या, वो नाम मैंने लिख दिए हैं, डी एलोज, डी एल्ट्रोज। यहाँ से अरेबिनोज से बनता है डी ग्लूकोज, डी मैनोज, जाइलोज से बनता है डी ग्लूकोज, डी आइडोज, और लाइजोज से डी गैलेक्टोज एंड डी टेलोज। बट इनके स्ट्रक्चर्स ये आपके लिए होमवर्क है, बिकॉज जैसे मैंने यहाँ पे समझाया कि आपने अगर जाइलोज से बना रहे हो तो दोनों तरफ जाइलोज का स्ट्रक्चर पूरा वैसे बना देना है, बस CHO के पास एक एक्स्ट्रा कार्बन रखना है, जिसमें ऊपर वाले का OH राइट साइड, नीचे वाले का OH लेफ्ट साइड। तो आपको इन सब के स्ट्रक्चर्स भी बहुत आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत इजी ट्रिक है ये इन सब के स्ट्रक्चर्स को याद करने के लिए। बस अब आपको क्या करना है, एक न्यूमोनिक आपको मैं यहाँ पे सिखाने वाली हूँ, वो याद रखना है। और उसको याद रखने के लिए साथ में बस एक चीज़ हमेशा दिमाग में होनी चाहिए कि जो हमारे पास पहला आ रहा है टॉप पे, उसमें OH हम राइट पे रखते हैं और उसके बाद वाले को लेफ्ट, बिकॉज अगर एक भी लेफ्ट राइट की गलती करी तो वो न्यूमोनिक सारा खराब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो सबसे पहले आपका बनेगा टॉप पे, उसमें OH राइट रखना, जो दूसरा है उसमें लेफ्ट रखना, हमेशा यही सीक्वेंस फॉलो करना है। तो अब आपके पास वो न्यूमोनिक क्या है, देखो ग्लिसरैल्डिहाइड से तो कोई दिक्कत नहीं है इरिथ्रोज और थ्रियोज को लर्न करने में। इरिथ्रोज में दोनों OH सेम साइड होते हैं, थ्रियोज में दोनों OH अपोजिट साइड होते हैं। तो ऐसे याद रख सकते हो, T फॉर ट्रांस, T फॉर थ्रियोज, ठीक है। तो ट्रांस मीन्स अपोजिट, तो OH अपोजिट है। अगर थ्रियोज में अपोजिट है तो इरिथ्रोज में सेम साइड है। डन। अब इन चारों को याद करने के लिए कि किस सीरीज में बन रहे हैं, डी राइबोज, अरेबिनोज, जाइलोज, लाइजोज, इसके लिए आप एक न्यूमोनिक है दैट रिब्स आर एग्जैक्टली लीन, ये याद कर सकते हो। रिब्स आर एग्जैक्टली लीन, जहाँ पे R से है राइबोज, R आपके पास यहाँ पे फॉर अरेबिनोज, AR है ना, दैट वाई अरेबिनोज। ये R फॉर राइबोज, AR फॉर अरेबिनोज, X फॉर जाइलोज एंड L फॉर लाइजोज। तो इन चारों की सीरीज को याद करने के लिए तो रिब्स आर एग्जैक्टली लीन ये चल जाएगा, बट इन सब को याद करने के लिए हमारे पास एक अलग न्यूमोनिक आता है, ठीक है। और वो न्यूमोनिक हमारे पास क्या है, A स्क्वेयर सेज गुड मॉर्निंग टू GI एट GT रोड। बाकी अगर आपको अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कुछ और लगता है बनाना तो वो आप और भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं जो यहाँ पे आपको बता रही हूँ इजी वे में, वो ऐसे चलेगा आपके। A स्क्वेयर सेज गुड मॉर्निंग टू GI एट GT रोड, यानी A स्क्वेयर का मतलब है आपके पास एलोज और एल्ट्रोज, ठीक है। तो पहले एलोज, आफ्टर दैट एल्ट्रोज, A स्क्वेयर हो गया। सेज हमने ऐसे लिखा है। गुड मॉर्निंग का मतलब है ग्लूकोज एंड मैनोज। GI का मतलब है जो आपस में बिल्कुल एक जैसी यहाँ पे रिदम भी दे रहे हैं कह सकते हो, या एक जैसी उनकी वॉइस कहने पे एक जैसा वो साउंड कर रहे हैं हमें। ग्लूकोज आइडोज एक जैसे है ना, दैट्स वाई GI में आपके पास क्या है, ग्लूकोज, I से आइडोज। एट GT रोड, तो GT में आपके पास गैलेक्टोज एंड टैलोज, ये एक जैसे साउंड कर रहे हैं, गैलेक्टोज एंड टैलोज। डन। तो ये सीरीज भी याद होगी आपको। A स्क्वेयर सेज गुड मॉर्निंग टू GI एट GT रोड। A स्क्वेयर मीन्स एलोज एंड एल्ट्रोज, सेज गुड मॉर्निंग GM फॉर ग्लूकोज मैनोज टू GI ग्लूकोज एंड आइडोज एट GT रोड गैलेक्टोज एंड आइडोज, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो यहाँ पे
पेंटोज वाली सीरीज़ है उसको भी याद कर सकते हो, जो हेक्सोज वाली सीरीज़ है उसको भी याद कर सकते हो, और कोई भी स्ट्रक्चर इनमें से इस ट्रिक के थ्रू आप कहीं भी डिराइव कर सकते हो। इन सारे स्ट्रक्चर्स की डेरिवेशन के साथ एक टर्म हमारे पास आती है, दैट इज़ एपीमर्स। ये मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी यहाँ पे कि एपीमर्स क्या होते हैं। तो एपीमर्स हमारे पास ऐसे डायस्टीरियोमर्स होते हैं जो, अब डायस्टीरियोमर क्या होते हैं ये भी पता होना चाहिए, सो आई विल डिस्कस दैट, बट पहले एपीमर्स का आप सुनिए कि एपीमर्स ऐसे डायस्टीरियोमर्स होते हैं जो सिर्फ किसी एक पोजीशन पे कन्फिग्रेशन डिफरेंट पोजेस करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल मैंने डी ग्लूकोज और डी मैनोज का रखा है, ठीक है। दोनों स्ट्रक्चर्स में देखो कहाँ फ़र्क है, सिर्फ आपके पास ये जो कार्बन है यहाँ पे फ़र्क है ओरिएंटेशन में, एक का OH राइट, एक का OH लेफ्ट, बाकी सारा हमारे पास स्ट्रक्चर सेम है। तो इसकी वजह से क्या है कि जब हम RS करते हैं तो इस सेंटर पे हमें कन्फिग्रेशन मिलती है R, और इस सेंटर पे हमें कन्फिग्रेशन मिलती है S। जो हमारे पास CIP रूल्स हैं उन सबको फॉलो करते हुए हम RS करते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट कन्फिग्रेशन मिलती है, बाकी सब में सेम होती है। क्यों? क्योंकि इस सेंटर पे होती है S, यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे हमारे पास R, यहाँ पे R और यहाँ पे S। तो क्या पता चल रहा है कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स में सिर्फ एक ही सेंटर ऐसा है जहाँ पे डिफरेंट कन्फिग्रेशन है। तो अगर हमारे पास ऐसे डायस्टीरियोमर्स प्रेजेंट हों, क्या, दोज डायस्टीरियोमर्स विच पोजेस डिफरेंट कन्फिग्रेशन एट सिंगल कार्बन, ठीक है। अब वो कार्बन कहीं भी हो सकता है, पूरे एसिमेट्रिक सेंटर जहाँ पे भी डिफरेंट हैं, ठीक है, कायरल सेंटर, उनमें से किसी भी जगह पे हो सकता है। तो अगर आपके पास एट सिंगल कार्बन, और वो सिंगल कार्बन कैसा होना चाहिए आपके पास, एसिमेट्रिक या फिर कायरल, ये ध्यान रखिएगा, है ना, जहाँ पे चारों बॉन्ड डिफरेंट हो, तो उन्हें हम कहते हैं एपीमर्स। तो इस वक्त डी ग्लूकोज और डी मैनोज आपस में C2 एपीमर्स है। अब मैंने C2 क्यों कहा, बिकॉज जब हम इसकी नंबरिंग करते हैं तो CHO को सबसे पहला नंबर मिलता है इस कार्बन को, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो सेकेंड पोजीशन पे क्योंकि डिफरेंट कन्फिग्रेशन देखने को मिल रही है, दैट्स वाई C2 एपीमर। अगर थर्ड पे मिल रही होती तो C3 एपीमर, ऐसा हम कहते। सो अब एपीमर्स आपको क्लियर हो गया होगा कि दोज डायस्टीरियोमर विच पोजेस डिफरेंट कन्फिग्रेशन एट सिंगल कार्बन, ओनली सिंगल, और वो सिंगल कार्बन भी कैसा चाहिए, एसिमेट्रिक या कायरल, उन्हें हम एपीमर्स कहते हैं। सो बेसिकली अभी जो आपने डेरिवेशन करी, जैसे आप इरिथ्रोज से कोई 2 बना रहे थे, थ्रियोज से कोई 2 बना रहे थे, तो जो एक से डिराइव होके 2 बन रहे थे उनमें सिर्फ एक ही जगह पे तो फ़र्क आ रहा था, बाकी तो सारा सेम रह रहा था। एक में हम OH राइट कर रहे थे, एक में OH लेफ्ट कर रहे थे। सो बेसिकली हमने जितनी भी डेरिवेशंस करी, एक से जो फर्दर 2 बनाए हैं वो दोनों आपस में क्या है, एपीमर्स। तो हमने जितने भी अभी पढ़े वो सारे हमारे पास जो एक से 2 डिराइव होके आगे, उन दोनों का आपस में रिलेशन कैसा है, एपीमर्स का है। अब डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, तो डायस्टीरियोमर्स के लिए आप अभी सिर्फ इतना लिख लो, विच आर नॉट मिरर इमेजेस टू ईच अदर, नॉट मिरर इमेजेस टू ईच अदर। those stereoisomers which are not mirror images to each other are called as डायस्टीरियोमर्स। क्योंकि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डायस्टीरियोमर्स आते किसकी कैटेगरी में, तो स्टीरियोआइसोमर्स की कैटेगरी में आते हैं। स्टीरियोआइसोमर्स ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, कनेक्टिविटी सेम होती है, बट ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है। ओरिएंटेशन मतलब जैसे एक का OH राइट, एक का OH लेफ्ट, या एक का OH टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, एक का OH अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, सिर्फ इतना सा फ़र्क है अगर ओरिएंटेशन में, तो वो स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं। अब स्टीरियोआइसोमर्स फर्दर इनेंशियोमर भी होते हैं, डायस्टीरियोमर्स भी होते हैं। तो उसमें जो डायस्टीरियोमर्स है वो कौन सी कैटेगरी है कि हाँ, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कनेक्टिविटी सेम है। कनेक्टिविटी का मतलब कि इस कार्बन के पास OH और H होना चाहिए था, तो इस कार्बन के पास भी OH और H है, वो शिफ्ट होके कहीं और नहीं चला गया, ठीक है, कनेक्टिविटी सेम है। तो उसके बाद हम ओरिएंटेशन की बात करते हैं, बट ओरिएंटेशन डिफरेंट है।
तो अगर हम देखें तो ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल की मिरर इमेज नहीं है। सब चीज़ें जो स्टीरियोआइसोमर्स के लिए होनी चाहिए वो होने के बाद ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, दैट्स वाई उन्हें डायस्टीरियोमर्स कहा जाता है। तो क्लियर क्या हो रहा है कि एपीमर्स आपको तभी मिलेंगे जब वो पहले डायस्टीरियोमर्स होंगे, यानी एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगे स्टीरियोआइसोमर होने के बाद भी, तभी उसमें आप एपीमर्स को बता सकते हो। इसके अलावा एक और टर्म भी आएगी इसमें विच इज़ एनोमर्स, बट वो जब आप साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ लोगे तब बात की जाएगी। अभी एसाइक्लिक स्ट्रक्चर में बात हम किसकी करेंगे, एपीमर्स की। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है उसमें रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की हम बात करने वाले हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स में भी स्पेशली मोनोसेकेराइड्स की। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन मैंने यहाँ पे क्यों वर्ड यूज़ किया, बिकॉज आपको पता है रिडॉक्स का मतलब ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। ठीक है, तो जब हमारे पास दोनों ही टाइप के प्रोसेसेस देखने को मिलेंगी मोनोसेकेराइड्स में, तो मैं सिंपली कह सकती हूँ कि हाँ रिडॉक्स रिएक्शंस हमारे पास हो रही है। दैट्स वाई हम दोनों ही टाइप की रिएक्शंस पढ़ेंगे, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी। सबसे पहले हम बात करेंगे रिडक्शन वाली प्रोसेसेस की। ठीक है, कि रिडक्शन इन मोनोसेकेराइड्स में हमें कैसे देखने को मिलती है। तो रिडक्शन के लिए क्या कहते हैं कि जो कार्बोनिल ग्रुप है मोनोसेकेराइड का, वो हमारे पास नॉर्मली जो रिड्यूसिंग रिएजेंट्स होते हैं, ठीक है, बाय नॉर्मल रिड्यूसिंग रिएजेंट्स फॉर कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिडक्शन के लिए जो हम नॉर्मली रिड्यूसिंग रिएजेंट्स यूज़ करते हैं वही हमारे पास यहाँ यूज़ किए जाएंगे, और उसी वे में जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है उसकी रिडक्शन होगी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात कर सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी होता है बट वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हर तरीके के फंक्शनल ग्रुप पे वो काम कर देता है, तो हम थोड़ा सा कीमो सिलेक्टिव सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आपके पास सपोज एक एग्जाम्पल है डी ग्लूकोज का। डी ग्लूकोज किस कैटेगरी में आता है आपके पास, मोनोसेकेराइड में ना। तो डी ग्लूकोज में जब हमने कार्बोनिल कोई ढूंढना है तो वो कार्बोनिल प्रेजेंट कहाँ है, इस CHO में है ना, एल्डिहाइड में। तो अगर मैं इसे रिएक्ट करवाती हूँ सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड में हमारे पास होता क्या है, Na पॉजिटिव B नेगेटिव, और B पे नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इसके पास 4 हाइड्राइड प्रेजेंट है। यही होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। इट मीन्स इट कैन डोनेट इट्स हाइड्राइड टू दिस कार्बोनिल कार्बन, और ये अगर यहाँ पे हाइड्राइड देता है तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, बनेगा O नेगेटिव जो वर्कअप की प्रोसेस से OH बना देगा। ठीक है, तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि इस पोजीशन पे जो एल्डिहाइड था उससे अल्कोहल जनरेट हो रहा है CH2OH। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रिडक्शन बिल्कुल सेम उसी लेवल की है जैसे हम किसी और कार्बोनिल सिस्टम को हम रिड्यूस करवाते हैं, वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। तो आफ्टर रिडक्शन हमारे पास एक स्टेप तो ये सोडियम बोरोहाइड्राइड का है, दूसरा वर्कअप का है ना। तो उस तरीके से हमारे पास यहाँ पे बन गया अल्कोहल। तो इसका नाम जो है वो हमारे पास, क्योंकि डी ग्लूकोज से बना था इसलिए रिडक्शन के बाद इसे हम कहेंगे डी ग्लूसीटोल, या फिर सब एल्डिहाइड्स के लिए कंबाइंड में कहना हो तो हम कह सकते हैं एल्डिटोल। टोल वर्ड क्यों, क्योंकि अल्कोहल। ओल वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अल्कोहल हमारे पास है। कि ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी वर्ड तो हम पहले यूज़ कर ही रहे थे, बट एक एल्डिहाइड या कीटोन ज़रूर होता था। अगर एल्डिहाइड है तो उससे हमारे पास बन गया यहाँ पे अल्कोहल, तो इसे हम एल्डिटोल भी कह सकते हैं, या ग्लूकोज से बना है तो स्पेसिफिकली डी ग्लूसीटोल कह सकते हैं। तो इस पूरी रिएक्शन का मतलब सिर्फ इतना है कि जब रिडक्शन की बात आती है तो रिडक्शन बिल्कुल उसी सिंपल मेथड से चलती है जैसे आप किसी और कार्बोनिल सिस्टम को रिड्यूस करते हो। तो इसी तरह अगर मैं एग्जांपल लूँ आपके पास पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का, जैसे है डी फ्रक्टोज, तो इसकी रिडक्शन में क्या होगा, इसकी रिडक्शन में बस एक डिफरेंस है कि हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे। 2 प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड इस कीटोन पे रिएक्ट करता है, ठीक है, इस कीटोन को अल्कोहल में रिड्यूस करता है, तो हमारे पास क्या चांसेस है कि वो अल्कोहल राइट साइड पे भी आ सकता है, वो अल्कोहल लेफ्ट साइड पे भी आ सकता है।
अगर तो आपके पास इस कार्बोनिल पे, इस कीटोन पे हमने क्या करवाया है, ठीक है, अगर तो हमने इस कार्बोनिल पे रिडक्शन करवाई और अल्कोहल हमारे पास बना राइट साइड पे, तो कुछ ऐसा नज़र आएगा, ठीक है। और अगर हमने इस पे अटैक करवाया रिडक्शन के लिए हाइड्राइड का, तो ऑब्वियस सी बात है, पूरे चांसेस है कि ये वाला OH हमारे पास लेफ्ट साइड भी आ सकता है, बाकी तो सारी चीज़ें बराबर रहेंगी। तो हम दोनों ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे लेके चलेंगे। इट मीन्स हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हम किसी एल्डोज की रिडक्शन करवाते हैं तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है, जबकि हम किसी कीटोज की रिडक्शन करवाते हैं तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। और वो दोनों प्रोडक्ट आप कह सकते हो कि एक दूसरे के एपिमर्स हैं, क्योंकि सिर्फ एक जगह ही हमारे पास फ़र्क आ रहा है कन्फिग्रेशन में। देखो पहले तो कायरल सेंटर नहीं था, बट जैसे ही रिडक्शन होगी कायरल सेंटर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, तो आप कन्फिग्रेशन की बात भी कर सकते हो। तो अगर मैं इनको देखूँ तो ये हमारे पास जब OH राइट साइड लेके आ रहा है तो ये हमारे पास बन रहा है डी ग्लूसीटोल, जो अभी अभी आपने ग्लूकोज से बनाया था, देख लो स्ट्रक्चर बिल्कुल मैच करेगा, डी ग्लूसीटोल। और जो दूसरा आपके पास है इसमें OH अब लेफ्ट साइड आ चुका है, तो ये है डी मैनिटोल, क्योंकि ये अगर डी मैनोज की डायरेक्ट रिडक्शन कराते हो तब भी आपको ये मिल जाएगा, दैट्स वाई डी मैनिटोल। तो यहाँ से रिडक्शन से कंक्लूजन आपके पास यही बनता है कि अगर आप करवाते हो एल्डोज की रिडक्शन तो आपको मिलेगा एक प्रोडक्ट, बट अगर करवाते हो कीटोज की तो आपको मिलेंगे यहाँ पे दो प्रोडक्ट, ठीक है। ये बात आपको रिडक्शन में पता होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रोमीन वाटर टेस्ट की, क्योंकि ये जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट है ये हमारे पास ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस के अंडर ही आता है, ठीक है। पढ़ा होगा आप लोगों ने कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट हम कार्बोहाइड्रेट्स में करते हैं जिसमें ब्रोमीन एंड वाटर रहता है, और इसे जनरली माइल्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं बट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कहा जाता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। क्यों करवाया जाता है ये टेस्ट? ये टेस्ट करवाया जाता है पता करने के लिए कि हमारे पास शुगर जो गिवन है, जो अननोन कार्बोहाइड्रेट है या अननोन शुगर है, ठीक है, वो हमारे पास कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, एल्डोज को या कीटोज को। तो अगर आप चाहते हो डिफ्रेंशिएशन एल्डोज और कीटोज में करना तो हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि जो अननोन कोई हमारे पास मोनोसेकेराइड होता है उसमें अगर हम ब्रोमीन वाटर ऐड करें तो उसका रेडिश ब्राउन कलर जो है वो डीकलराइज हो जाता है। अगर हमारे पास जो शुगर दी गई है, जो हमारे पास शुगर दी गई है वो कैसी है, एल्डोज। तो अगर एल्डोज होगी, इफ एल्डोज देन रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर, या कह सकते हो वैनिश हो जाता है, ठीक है। अगर आपके पास जो अननोन मोनोसेकेराइड है वो कैसा है, वहाँ पे एल्डोज है, बट अगर कीटोज होगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, दिस रेडिश ब्राउन कलर परसिस्ट। इट मीन्स क्लियरली हमें पता चल रहा है यहाँ पे कि ये जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट है जिसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कहा जाता है वो क्यों कराते हैं कि आपको एक दे दिया अननोन मोनोसेकेराइड, एक सैंपल दे दिया और कहा गया कि हमें बताओ कि इस सैंपल में एल्डोज प्रेजेंट है या कीटोज। अगर तो आपके पास वो जो ब्रोमीन वाटर वाला सॉल्यूशन उस कार्बोहाइड्रेट में मिक्स किया तो जो रेड कलर का या रेड ब्राउन कलर उस सॉल्यूशन का आता है, अगर तो वो आपके पास डीकलराइज हो गया,
ठीक है, उसका कलर चला गया, तो कंफर्म हो जाता है कि एल्डोज है। बट आपने वो उसमें सॉल्यूशन डाला, उसका रेड ब्राउन कलर बना भी, लेकिन वो वहाँ से डीकलराइज नहीं हुआ, वैनिश नहीं हुआ, वो परसिस्ट कर रहा है, अभी भी वैसा ही नज़र आ रहा है, तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कीटोज। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन है ये सिर्फ एल्डिहाइड वाले फंक्शनल ग्रुप के साथ ही काम करेगा, कीटोन के साथ नहीं करेगा। और जैसे कि ऑक्सीडेशन की बात हो रही है तो मैं क्लियरली बता देती हूँ कि जो हमारे पास एल्डिहाइड है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, बट जो कीटोन है उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होती। दैट्स वाई एल्डोज और कीटोज में क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का ही डिफरेंस है, तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो रिएक्शन देखने को मिलेगी बट कीटोज में ऑक्सीडेशन नहीं होगी, कीटो ग्रुप की ऑक्सीडेशन नहीं होती है फर्दर, दैट्स वाई उसमें ये रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। मैकेनिज्म आपके पास कुछ ऐसा रहता है कि जैसे आपके पास सपोज आपने डी ग्लूकोज लिया है, आपको नहीं मालूम है, ठीक है, आपको डी ग्लूकोज जो है वो दे दिया गया है एज अननोन मोनोसेकेराइड और कहा गया कि इसका ब्रोमीन वाटर टेस्ट करा के बताओ कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो जब ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन इस अननोन मोनोसेकेराइड को दिया जाएगा तो हमारे पास फ़र्क कहाँ आएगा, इस एल्डिहाइड वाले फंक्शनल ग्रुप पे, क्योंकि इस एल्डिहाइड वाले फंक्शनल ग्रुप की हो जाएगी ऑक्सीडेशन, और जब इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हमारे पास देखने को मिलेगी तो एल्डिहाइड विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और इसे हम यहाँ पे कहेंगे एल्डोनिक एसिड, क्योंकि हमने किसी एल्डोज से लिया है ना, तो एल्डोनिक एसिड कहाँ से लिया है हमने, एल्डोज से, तो एल्डोनिक एसिड। अगर पता है आपको कि ग्लूकोज ही लिया है तो सीधा कह सकते हो ग्लूकोनिक एसिड, बट अगर कॉमन नेम देना है तो कॉमन नेम आपके पास यहाँ पे क्या रहेगा, एल्डोनिक, क्योंकि एल्डोज के साथ ये रिएक्ट करता है, ठीक है। और साथ में हमारे पास जो ये ब्रोमीन है इसके दो Br नेगेटिव वाले आयंस हमें दिखेंगे और ये आयंस ही कलरलेस होते हैं। दैट्स वाई जब तक तो ये ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन इसके साथ मिक्स था तब तक तो वो रेडिश जब तक तो ब्रोमीन वाटर अपने आप था तब तो वो रेडिश ब्राउन कलर दिखा रहा था। जैसे ही इसके साथ मिक्स हुआ तो इसकी ऑक्सीडेशन कर दी और ब्रोमीन वाले आयंस अलग हो गए, और जब ये आयंस अलग हो जाते हैं तो ये कलरलेस रहते हैं। दैट्स वाई अगर अननोन में एल्डोज होगा तो कलर डिसअपियर होगा, बट कीटोज के लिए नहीं। तो ये ऑक्सीडेशन वाला पहला हमारे पास टेस्ट है या रिएक्शन है विच इज़ यूज टू डिफ्रेंशिएट एल्डोज एंड कीटोज। ओके, ऑक्सीडेशन के अंडर हमारे पास ब्रोमीन वाटर टेस्ट के अलावा कुछ और टेस्ट भी रहते हैं जो आपने पढ़े होंगे डेफिनेटली पहले, टोलेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट एंड बेनेडिक्ट टेस्ट, ठीक है। टोलन टेस्ट के लिए हम क्या कह सकते हो, रिएजेंट कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमें सिल्वर आयन चाहिए होता है एक्वस अमोनिया में, ठीक है। अब वो सिल्वर आयन किसी भी फॉर्म में मिल सकता है। फेलिंग्स टेस्ट के लिए कॉपर आयन इन एक्वस सोडियम टार्टरेट, बेनेडिक्ट में सेम है, फ़र्क सिर्फ क्या है कि कॉपर आयन इन एक्वस सोडियम सिट्रेट। अब ये तीनों के तीनों टेस्ट हमारे पास ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस शो करते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों टेस्ट हमारे पास यूज़ किए जाते हैं यूज़ टू डिफ्रेंशिएट रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, यूज्ड टू डिफ्रेंशिएट रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। अब ये रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं, जैसे अभी आपको बताया कि एल्डोज और कीटोज में डिफ्रेंशिएशन करनी है तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट करा लो, बट अगर दो शुगर्स हैं, एक रिड्यूसिंग है एक नॉन रिड्यूसिंग है, उनमें डिफ्रेंशिएशन करानी है तो ये वाले टेस्ट कराए जा सकते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को कि अगर आपके पास किसी शुगर को मैंने नाम दिया है रिड्यूसिंग, ये आपको बाद में बताई जाएगी चीज़ कि किस बेसिस पे आप थ्योरेटिकली चेक करते हो कि कौन सी हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर है और कौन सी नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली तो ऐसे चेक करते हैं बट पेपर पे कैसे चेक किया जाता है स्ट्रक्चर को देखते हुए वो बाद में बताएंगे। अभी आप सपोज करो कि किसी शुगर को हमने रिड्यूसिंग शुगर कहा है, तो रिड्यूसिंग अगर उसके साथ वर्ड दे दिया गया है इट मीन्स इट कैन रिड्यूस। अगर वो खुद रिड्यूसिंग शुगर है तो इट कैन रिड्यूस, बट ये रिड्यूस किसे करेगी, जो मेटल हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है क्या करेगी,
इट कैन रिड्यूस मेटल। और अगर मेटल की रिडक्शन हो रही है, मेटल की रिडक्शन हो रही है, तो खुद इस सिस्टम की क्या हो रही होगी, ऑक्सीडेशन। सो इट कैन रिड्यूस मेटल एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। जब किसी भी शुगर को रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है, तो रिड्यूसिंग का मतलब है इट कैन रिड्यूस अदर सिस्टम, ये दूसरे सिस्टम को रिड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखती है। तो बाकी सिस्टम यहाँ क्या है, ये जो मेटल आयंस है, अगर कोई भी शुगर इन मेटल आयंस को रिड्यूस कर रही है, मतलब उसकी खुद की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो जहाँ पे भी अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि मेटल रिड्यूस हो जाती है, तो इट मीन्स जो सिस्टम आपके पास शुगर जो दिया गया है उसकी ऑक्सीडेशन होती है, तो उस केस में हम उसे रिड्यूसिंग शुगर कह रहे हैं। अगर कोई नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो वो किस बेसिस पे कहा जा रहा है कि ये जो हमारे पास मेटल्स यूज़ की जा रही है इन टेस्ट में, वो उन्हें रिड्यूस नहीं कर पाती है। अगर वो उन्हें रिड्यूस नहीं कर पाएगी, इट मीन्स खुद की ऑक्सीडेशन नहीं करवा पाएगी। तो इस टर्म को या इस चीज़ को आप इस छोटे से ट्रिक से याद रख सकते हो, लियोजर। लियोजर का मतलब क्या है आपके पास, दैट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। आपने बेसिकली ये चीज़ तो पढ़ी है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, तो वो एक बिल्कुल बेसिक टर्म है। बट इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में हम कैसे कहते हैं, लियोजर के बेसिस पे कहते हैं कि जहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं वो ऑक्सीडेशन, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है मतलब उसकी रिडक्शन। ठीक है, तो उसी बेसिस पे मैं कह रही हूँ कि रिड्यूसिंग शुगर अगर हमने किसी को कहा, इट मीन्स वो मेटल को रिड्यूस कर रही है, और अगर वो मेटल को रिड्यूस कर रही है, इट मीन्स उसकी खुद की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो खुद की ऑक्सीडेशन होने का क्या मतलब है कि जो शुगर है हमारे पास, वो इलेक्ट्रॉन अपने लॉस कर रही है, जबकि मेटल क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी। क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है, दैट्स वाई उसकी रिडक्शन हो रही है ना, मेटल की रिडक्शन हो रही है, तो शुगर की हमारे पास क्या हो रही होगी, फिर ऑक्सीडेशन हो रही होगी। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तभी दूसरा एक्सेप्ट करेगा, तो ये साइमल्टेनियसली हमारे पास देखने को मिलता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बट अगर मैं बात करूँ रिजल्ट्स की कि प्रैक्टिकली हमें कैसे पता चलता है कि हमारे पास जो शुगर दी गई है वो रिड्यूसिंग है या नहीं, तो टोलेंस टेस्ट में हमें जो रिजल्ट मिलता है वो मेटालिक सिल्वर की फॉर्मेशन की वजह से बनता है, जो एज शाइनी मिरर नज़र आता है। किया होगा आप लोगों ने ये टेस्ट, जब टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, अगर रिड्यूसिंग शुगर हुई तो टेस्ट ट्यूब की जो वॉल्स होती हैं उस पर मेटालिक शाइनी सा एक मिरर टाइप का कुछ फिल्म जम जाती है ना, कह सकते हो कि उसमें वो चारों तरफ वॉल्स पे शाइनी मिरर जैसा कुछ नज़र आता है। तो वो होता क्या एक्चुअल में, मेटालिक सिल्वर होता है। तो अगर आपके पास कोई अननोन कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड दिया है और उस रिएक्शन को, ये टोलेंस टेस्ट को कराने के बाद उसमें वो शाइनी मिरर जैसा वॉल्स पे देखने को मिलता है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो शुगर दी गई है वो कैसी शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर। इट मीन्स अगर हमें मिलते हैं पॉजिटिव रिजल्ट्स, ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट में शाइनी मिरर जैसा मिलना, तो वो रिड्यूसिंग है। अगर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं बनता है तो वो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, और नेगेटिव रिजल्ट का मतलब नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एग्जैक्टली फेलिंग्स और बेनेडिक्ट में हमें कैसे पता चलता है कि हमारे पास दी गई शुगर रिड्यूसिंग है, जब बनते हैं वहाँ पे रेडिश कलर के प्रेसिपिटेट्स। तो इन दोनों में हमारे पास बनते हैं रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट कॉपर ऑक्साइड के। तो जब हमारे पास कोई अननोन मोनोसेकेराइड दिया है, हमने उसका बेनेडिक्ट या फेलिंग टेस्ट करवाया, और टेस्ट करा के हमारे पास जैसे वो रिएक्शन कंप्लीट होने को आई, रेड या ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट्स हमें उसमें देखने को मिल जाते हैं। अगर वो बने तो हम कंफर्म कर देते हैं कि हमारे पास जो शुगर है वो कैसी है, रिड्यूसिंग शुगर है। बट अगर कहीं पे भी हमारे पास फिर वो नहीं बनता है, ठीक है, कहीं पे भी हमारे पास वो रेड ब्राउन कलर के पीपीटी नहीं बनते हैं इस टेस्ट को कराने के बाद भी, तो फिर हम बताते हैं कि शुगर नॉन रिड्यूसिंग है।
दैट्स वाई ये तीनों टेस्ट हमारे पास ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ठीक है। एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, ये जो शुगर है दूसरे को रिड्यूस कर रही है बट खुद की क्या कर रही है, ऑक्सीडेशन। तो हम तो शुगर के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो जब शुगर की ऑक्सीडेशन हो रही है इन टेस्ट के थ्रू तो रिजल्ट क्या है। अगर शाइनी मिरर मिलता है टोलन में तो रिड्यूसिंग है, नहीं मिलता है तो नॉन रिड्यूसिंग। बेनेडिक्ट और फेलिंग में रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं तो रिड्यूसिंग है, नहीं मिलते हैं तो नॉन रिड्यूसिंग। तो ये कुछ रिएक्शंस आती हैं ऑक्सीडेशन के अंडर।